नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। साल 1990 से लेकर 2005 तक के समय को बिहार में जंगल राज कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय यहां पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और जिसके हाथ में बंदूक थी उसी का राज चल रहा था। किसी भी राज्य की सरकार का काम होता है अपनी जनता का सेवा करना, लेकिन बिहार में इस वक्त लालू यादव की सरकार अपने लिए नए नए दुश्मन बना रहे थे और उसके ऊपर उन्हें गर्व भी होता था। इसी तरह के बिहार में फिर कुछ नक्सली संगठनों का उदय होता है और यहाँ से एक के बाद एक कई जातीय सेना वजूद में आती है। इनमें से जो सबसे आखिरी और कुख्यात रहे वो थी रणवीर सेना। बिहार के कुछ हिस्सों में जहां रणवीर सेना को आतंक के पर्याय के रूप में देखा जाता था, वहीं कुछ लोग इसे अपना मसीहा मानते थे। आखिर क्या कहानी है रणवीर सेना की और क्यों इसका गठन किया गया और फिर कैसे उसका अंत हुआ? रणवीर सेना का सबसे बड़ा कमांडर ब्रह्मेश्वर मुखिया कैसे बिहार में भूमिहार और अग्री जातियों के लिए भगवान बनकर सामने आए थे? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के स्पेशल स्टोरी में। जब तक जमीर जिंदा है हर कोई रणवीर है। नक्सल की आग, स्वर्णों की आखिरी लड़ाई। रणवीर सेना के बारे में जानने से पहले हम आपको नक्सलवाद के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत इसी वजह से हुई थी। बंगाल में जिस समय नक्सलवाद पनप रहा था, उसकी शुरुआत बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी। उसी दौरान बिहार के निचली जातियों में असंतोष के स्वर मुखर होने लगे थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में 1967 में जब कानू सन्याल इसकी स्थापना कर रहे थे, उस समय बिहार में कई जातीय सेनाएं अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन नक्सल आंदोलन की धार ज्यादा उग्र थी। धीरे धीरे ये आंदोलन बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गया। इस दौर में भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आंदोलन ने भूमिहीन किसानों की मांगों को मजबूती दी थी, जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी। नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिंसा के आधारित थे, लेकिन दोनों में फर्क है। नक्सलवादी आंदोलन विकास के अभाव और गरीबी से निकला, जबकि माओवादी चीनी नेता माओ के तुंग की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हुआ। दोनों ही आंदोलन के समर्थक भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आजादी की मांग करते थे। इसके बाद जब विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया तो आरोप लगे कि जमींदारों ने वो जमीनें दान कर दी जो पड़ती थी या जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी। इस समय बिहार की सरकार में बड़ी जातियों का प्रभुत्व था। ऐसा कहा जाता है कि अपनी जमीनें बचाने के लिए कई लोग राजनीति में भी उतर गए थे। यहाँ से जब उन्हें सत्ता मिली तो इसके हनक में प्रशासन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। ऐसे में असंतोष की आग बढ़ती जा रही थी। बिहार इस चीज में बुरी तरह से जकड़ चुका था और इस समय यहाँ पर कई जाति सेनाएं बन गई थी जो अपनी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन इसे बड़े आंदोलन में बदलने का श्रेय भाकपा माले को ही जाता है, लेकिन बाद में उसकी जगह एमसीसी यानी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ने ले ली थी। फिर इसने ऐलान किया कि जो बोएगा वही काटेगा। यहाँ से इन संगठनों ने कई जगहों पर खेतों में सांकेतिक तौर पर एक लाल झंडा लगाना शुरू कर दिया कि ये जमीन अब हमारी है। जहां लाल झंडे लगते, कथित तौर पर वो जमीन उनकी हो जाती। ये संगठन मजदूर और छोटे किसानों को आगे करते और फिर इनके ऊपर जमींदारों का कहर टूटता। ये मजदूर दूसरी तरफ से मजबूर भी थे। अब अगर एमसीसी की बात नहीं मानते तो उसकी सजा भी उन्हें ही मिलती। कुल मिलाकर जमींदार और नक्सली के बीच खूनी जंग की गवाह बनी जहानाबाद की धरती, जहां पर दोनों मजबूत स्थिति में थे। बिहार में जो जाति व्यवस्था है, जो समाज व्यवस्था है, उसका आधार भूमि है। भूमिहार जैसी ऊंची जातियों के पास ज्यादा जमीन होती थी और इसीलिए जमींदारों में भी उसका वर्चस्व ज्यादा था।
90 के दशक में हालात बेहद बुरे हो गए थे। नरसंहार का दौर शुरू हो गया था। स्वर्ण घर छोड़कर जाने लगे थे। नरसंहार के बाद कई लोग इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे कि वो अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में जा पाए। हजारों एकड़ जमीन पर लाल झंडे फहरा दिए गए थे। ये जमीन भूमिहारों की थी जिसे एमसीसी ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब खौफ के मारे उसके ऊपर कोई भी खेती करने को तैयार ही नहीं था। ऐसे कई आरोप भी लगे कि लालू प्रसाद यादव की सरकार को कम्युनिस्टों का समर्थन था, इसलिए भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। बिहार में इस समय जिंदा रहने का हक सिर्फ लालू प्रसाद यादव और उनके समर्थकों को ही था। लक्ष्मणपुर बाथे की काली रात, 12 नरसंहार का बदला। जब बात अस्तित्व की आई तो धीरे धीरे सभी स्वर्ण एकजुट होने लगे। फिर साल 1994 में मध्य बिहार के भोजपुर जिले के बेलर में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने रणवीर सेना की स्थापना की। इस समय तक बिहार में अलग अलग जातियों की कुल 14 सेना हो चुकी थी और रणवीर सेना इस लिस्ट में संभवतः आखिरी थी। यहाँ पर स्वर्णों यानी कि ऊंची जाति के लोग अपील की गई कि जिनके पास लाइसेंसी हथियार है वो लोग संगठन से जुड़े, संगठन को आगे बढ़ाए। लेकिन बाद में अवैध हथियारों का जाखिरा भी इस संगठन में पास जमा होने लगा था। ऐसा कहा जाता था कि उस समय भोजपुर में आर्थिक नाकेबंदी लगी हुई थी। कई गांवों में फसलें जला दी गई। इससे स्वर्ण किसानों में बेहद गुस्सा था, जिसने रणवीर सेना की जमीन और अच्छे से तैयार की। इस संगठन के बनने के 2 साल पहले 12 फरवरी 1992 की रात को गया जिले के टिकारी प्रखंड के 12 गांव में नक्सली संगठन एमएमसी के सैकड़ों हथियारबंद उग्रवादियों ने हमला कर भूमिहार जाति के 35 लोगों की जान ले ली। गला रेत कर उनकी जान ले ली गई। इसके बाद रणवीर सेना अब प्रतिकार करने के लिए आतुर थी, यानी वो बदला लेना चाहती थी। और फिर आती है 1 दिसंबर 1997 की वो काली रात। बिहार के अरवल में सोन नदी के किनारे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है लक्ष्मणपुर बाथे। ये गांव दलित और पिछड़ी जाति के लोगों की बसावट वाला गांव है। 1 दिसंबर 1997 की रात को इसी गांव में रणवीर सेना के सैकड़ों लोग दाखिल होते हैं और कुल 58 दलितों की जान ले ली जाती है। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस घटना को 12 नरसंहार का बदला बताया जाता है। फिर तो जैसे बिहार में नरसंहार का एक दौर सा चल पड़ा। साल 1999 में शंकर बीघा में 23 और नारायणपुर में 11 दलितों की जान चली गई। इसका आरोप भी रणवीर सेना पर लगा। इस घटना का भी बदला लिया जाएगा, ये भी उसी समय तय हो गया था। फिर 18 मार्च 1999 की रात जहानाबाद के सिनारी गांव को घेर लिया गया और यहाँ अग्री जाति के 34 लोगों की जान ले ली गई। गला रेत कर उनकी जान ले ली गई थी। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई और महीनों तक नेताओं का आना जाना ये सिलसिला जारी रहा। इस दौर में रणवीर सेना सबसे ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी और ऐसा कहा जाता है कि इनके पास एक समय में करीब 1,77,000 बंदूकें और आधुनिक हथियार मौजूद थे। यहाँ पर 2 जातियों के लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे और जिनकी कोई गलती नहीं थी वो मारे जा रहे थे। ना तो रणवीर सेना वाले एमसीसी वाले को मार पाते थे और ना ही एमसीसी वाले रणवीर सेना को मार पाते थे। इन दोनों की गोलियों का शिकार वो साधारण दलित बनते थे जिन्होंने कभी अपने जीवन में हथियार तक नहीं उठाए थे। इस दौरान बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बिल्कुल ही सो चुकी थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया नाम से कांपती थी नक्सली रातें। रणवीर सेना का अंतिम सूरज। इस रणवीर सेना के जो आखिरी कमांडर हुए उनका नाम था ब्रह्मेश्वर मुखिया। इन सारे कामों को अंजाम देने के बाद 29 अगस्त 2002 को बिहार की राजधानी पटना के एग्जीबिशन रोड से ब्रह्मेश्वर मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर लोगों को पता चला कि 6 फुट से भी ज्यादा लंबे ब्रह्मेश्वर मुखिया कैसे दिखते हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे रणवीर सेना खत्म होती चली गई और फिर साल 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है। फिर 9 साल जेल की सजा काटने के बाद 8 जुलाई 2011 को उनकी रिहाई हुई। जेल से छूटने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया ने 5 मई 2012 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के नाम से संस्था बनाई और कहा कि वो मुख्य धारा में आकर अब किसानों के हित में
लड़ाई लड़ेंगे। इसके एक महीने बाद 1 जून 2012 को उनकी जान ले ली गई। रणवीर सेना की कहानी बिहार के उस दौर को याद दिलाती है जब गांव-गांव में तनाव था, नरसंहार का एक दौर था। लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने को मजबूर महसूस करते थे। उस समय की स्थिति में कई परिवार अपनी जमीन और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में लगे रहे। नक्सली संगठनों की गतिविधियां बढ़ने के साथ साथ स्वर्ण किसान भी एकजुट होकर अपनी रक्षा करने लगे थे। रणवीर सेना उसी एकजुटता का नतीजा थी जो भोजपुर में बेलरगांव में शुरुआत हुई थी और पूरे मध्य बिहार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने संगठन को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने स्वर्णों को एक मंच पर लाने की कोशिश की ताकि वो अपनी परंपरागत जमीन और अधिकारों की रक्षा कर सके। उस दौर में जब नक्सली हमले आम हो गए थे तब रणवीर सेना जैसे संगठन ने कई जगहों पर प्रतिकार किया, लेकिन इन सब के बीच आम लोग, खासकर छोटे किसान और मजदूर, दोनों तरफ से दबाव में आए। वो ना तो नक्सलियों के साथ पूरी तरह खड़े हो पाते थे और ना ही स्वर्ण सेनाओं के साथ खड़े हो पाते थे। उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। समय के साथ बिहार में बदलाव आया। 2005 के बाद नई सरकार के कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया, जिससे कि ऐसे संगठनों की गतिविधियां कम हो गई। नरसंहार का वो दौर कम हो गया, या मैं ये कहूँ कि खत्म हो गया। रणवीर सेना भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। ब्रह्मेश्वर मुखिया की गिरफ्तारी और बाद में रिहाई के बाद उन्होंने मुख्य धारा की राजनीति और किसान संगठन के जरिए काम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान ले ली गई। उसके साथ ही उस दौर की एक बड़ी कड़ी भी खत्म हो गई। आज बिहार में शांति है, विकास के काम हो रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन रणवीर सेना की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जाति और जमीन के झगड़ों ने कितना बड़ा नुकसान बिहार को पहुंचाया था। हमें ऐसे दिनों को दोबारा नहीं आने देना चाहिए। सबको मिलकर शांति में रहना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए और विकास की राह पर बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी परिवार ऐसे हिंसा का शिकार ना बने। बिहार अब पुराने संघर्षों से निकलकर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।